चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग आपके डेली मिनी टेस्ट कर रहे हैं। जो आपकी एग्जाम आने वाली है संविदा शिक्षक वर्ग 2, उसकी मेंस के लिए हम लोग मिनी टेस्ट कर रहे हैं, जो कि आपके डेली यहाँ पर रोजाना रात 8 बजे 20 मार्क्स का हम लोग मिनी टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग डेली आपके 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं मैथ्स के अलग अलग चैप्टर से। ये आपका डेली इस टाइम पर रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज का मिनी टेस्ट। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, आप लोग पढ़िएगा, इसे करने की कोशिश करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा, करने की कोशिश आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए लिखा है एक 12 सेंटीमीटर ऊंची छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर है। इस समय एक अन्य टावर की छाया 40 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। 72, 60, 65 या 70 आप लोग बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा। दोस्तों कोशिश कीजिएगा, आंसर लाइएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। देखो वैसे तो बहुत आसान है। यहाँ पर आप लोगों को जैसे उसने बोला है कि एक छड़ी है ना, जिसकी छाया, छड़ी 12 सेंटीमीटर की है और छड़ी की जो छाया है वो 8 सेंटीमीटर की है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में क्या अनुपात रहता है। जैसे यहाँ अनुपात की बात करूँ तो 4 या 12, 4 दूनी 8, यानी कि उस ओरिजिनल वस्तु में और उसकी छाया में 3:2 का अनुपात है। तो जैसे उसने टावर की छाया दे रखी है 40, है ना, तो ये क्या हो जाएगी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो अनुपात है वो 3:2 है। जैसे आपकी जो वस्तु है वो 3x है, तो ये जो छाया है वो 2x है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 20, तो आपके जो टावर है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 या 60 हो जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब कहने का मतलब है कि 12 सेंटीमीटर की छाया अगर 8 आ रही है तो किसकी छाया जो है वो 40 मीटर आएगी। तो 8 से 5 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी आप 12 से 5 गुना कर सकते हैं। 12 से 5 गुना 60 होता है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, सिंपल है, इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़ना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो बर्तनों में पेट्रोल और केरोसिन का मिश्रण जो है वो 2:3 के अनुपात और 3:5 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में दोनों की मात्रा निकालकर उन्हें मिश्रित किया जाए कि नए मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा जो है वो समान रहे, वो सेम टू सेम रहे। ये आप लोग बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा। ठीक है, चेक करना है क्या आंसर आप सभी दोस्तों का, सभी साथियों का बन रहा है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। ठीक, वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो दो बर्तन है, मान लीजिए बर्तन ए और बर्तन बी में जो अनुपात है पेट्रोल केरोसिन का, इसमें 2:3 का अनुपात है, जबकि इसमें 3:5 का अनुपात है। और जो तीसरे बर्तन में हम लोग मिलाएंगे उसमें समान मात्रा रहनी चाहिए, यानी कि तीसरे में अनुपात कितना हो जाए, 1:1 का अनुपात हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने मिक्सचर एलिगेशन में किए थे। हमको इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ से अगर मैं कोई एक चीज उठाऊं, जैसे ये पेट्रोल है केरोसिन है, तो पेट्रोल है 2, कितने में से, 2 और 3 5 में से। ठीक है, इसमें पेट्रोल है 3, कितने में से, 3 और 5 8 में से। इसमें है पेट्रोल 1, कितने में से, 1 और 1 2 में से। बस इसको आपको एक इस रेशो में एलिगेशन लगाना है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। बस इसमें यह है कि यहाँ बेस में 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो आपको 5 8 और 2 का एलसीएम ले लेना है। जैसे 8 पंजे 40, इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 40 का सब में गुणा कर दो ताकि ये जो बेस है ये हट जाए। 40 का सब में आप गुणा कर दीजिए। 5 से करेंगे 5 8 40, 8 दूनी 16, यानी कि पहला जो रेशो है वो 16 है। 8 पंजे 40, 5 तिया 15, यानी कि दूसरा रेशो 15 है। 2 से करेंगे 20, यानी कि तीसरा रेशो जो है वो 20 हो जाएगा। यहाँ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 4 का अनुपात बनेगा। हालांकि 5 4 का इनमें अनुपात बन नहीं रहा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या, है ना, समान मात्रा में हो जाए, 1/2 हो जाए, है ना। हालांकि ये 16 ये 15, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या। 5 से करेंगे 8 8 दूनी 16। ठीक है, 8 पंच 40, 5 दिया 15। ठीक है ना, और 2 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, है ना।
ये जो 20 है ये यहाँ ना रह कर के अगर यहाँ होता 20, 15 और 16, तो 20, 16 यहाँ 4 आता, यहाँ कितना आता 4, 1 1 का बन रहा था। फिर कुछ गड़बड़ है इसमें, 5 4 का जो रेशो है वो इसमें बन नहीं रहा है, या तो इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, बाकी तरीका यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्टेक है, अदरवाइज इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, इसको अभी आप ड्राफ्ट में डाल लेना, है ना, इसको देखेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 देखना आप लोग क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, करने की कोशिश करना। एक नावधारा के प्रतिकूल चलते हुए एक निश्चित दूरी को पूरा करने में 5 घंटे और 40 मिनट का समय लेती है, जबकि अनुप्रवाह में वह इस दूरी को 3 घंटे में पूरा कर लेती है। तो नाव की गति और पानी की गति के बीच का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, नाव की गति और पानी की गति के बीच क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, ये आपके नाव धारा में कुछ इस तरीके का डायग्राम मैंने आपको बताया था। ये जो चाल है यहाँ पर, ये प्रतिकूल चाल रहेगी यहाँ। ठीक है, ये यहाँ पर अनुकूल चाल रहेगी। ठीक है, ये यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल रहेगी, और यहाँ पर धारा की चाल रहेगी। अब ये ध्यान आप रखना। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि प्रतिकूल चलने में समय कितना लग रहा है और अनुकूल चलने में समय कितना लग रहा है, वो हमको दे रखा है। जैसे प्रतिकूल चलने में 5 घंटे और 40 मिनट का समय लग रहा है, 5 घंटे और 40 मिनट का समय लग रहा है, जबकि अनुकूल चलने में 3 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, अब 5 घंटे 40 मिनट को आप चाहें तो 5 घंटे 40 मिनट को 40/60 लिख सकते हैं घंटे में बदलने के लिए, या फिर 5 से 20 दूने 40, 20 से 60, 5 से ही 2/3, या 5 या 15 और 2 17/3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं इसको, 17/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 3 है ही सही, इनको इक्वल करने के लिए 3 का इधर गुणा कर दो, क्योंकि दोनों में 3 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 17 रहेगा और ये 3 3 9 रहेगा। तो ये इनके समय का अनुपात आ रहा है। प्रतिकूल जाने में 17 घंटे लग रहे हैं, यूं समझ लीजिए, और अनुकूल जाने में 9 घंटे का समय लग रहा है। तो 17-9 जो है वो टाइम का रेशो आया। काई का रेशो आया दोस्तों, टाइम का रेशो। अब अगर ये टाइम का रेशो है तो इसका जस्ट उल्टा स्पीड का रेशो बनेगा। तो 17-9 की जगह ये जो रेशो बनेगा वो 9-17 बनेगा, यानी कि प्रतिकूल चाल जो है वो 9 रहेगी और अनुकूल चाल कितनी रहेगी, 17। तो अब यहाँ पर ये वाली चाल निकालने के लिए इन दोनों को आप जोड़ें और 2 से डिवाइड कर दें। तो 17 10 27 होता है, 1 कम 26, 26, तो ये कितना हो जाएगा, 26 का आधा 13 हो जाएगा, और ये 13 है, ये 13 है। तो 9 में क्या जोड़े 13 बन जाए, तो 4 जोड़ने पर बन रहा है। तो 13-4 इनका अनुपात हो जाएगा, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, बहुत ही शानदार सवाल है। इसको आप इस तरीके से करेंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, किसी नाव की गति धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कुल कितना समय लगेगा। 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 42 मिनट, 3 घंटे 10 मिनट या 2 घंटे 30 मिनट। ये आप लोगों को ज्ञात करना है। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या, ऐसे करना है, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो, तो बड़ा आसान है, बात समझना आप लोग कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रतिकूल चाल कितनी है। तो धारा के अनुकूल चाल दे रखी है 15, अनुकूल चाल यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और धारा की गति कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 में से 3 गया तो ये गति 12 हो जाएगी, और 12 में से 3 गया तो ये गति 9 हो जाएगी। बस आपके सामने सारी स्पीड है कि प्रतिकूल चलने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा, अनुकूल चलने में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको क्या करना है, धारा के विपरीत जाना है 15 किलोमीटर। तो ये 15 किलोमीटर जाने में स्पीड मेरी रहेगी 9, तो ये समय लगेगा कुछ, और धारा के अनुकूल जाना है 15 किलोमीटर, उसमें स्पीड रहेगी 15, तो 1 घंटा तो ये हो गया। 9 से करें तो 9 एकम 9, और कितना बच रहा है 6/9, तो 1 सही 6/9, तो 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा तो ये हो गया। और 6/9 को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर दो। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 से करेंगे 20, और 20 दूना 40, तो 2 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चैप्टर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ये रहा। किसी परिवार का औसत मासिक व्यय यानी कि औसत मासिक खर्चा जो है प्रथम 4 महीने के लिए 2570 है, अगले 3 महीने के लिए 2490 है, अंतिम 5 महीनों के लिए 3030 रुपये है। यदि परिवार में पूरे वर्ष में 5320 रुपये बचाता है तो परिवार की पूरे वर्ष की औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। 3000, 3185, 3200 या 3580 ज्ञात कीजिएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा दोस्तों? सॉल्व करना, आंसर लाना, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है? ठीक है, देखो सबसे पहले तो औसत से आपको टोटल पे जाना है। जैसे उसने बोला कि शुरू के 4 महीने हैं, इनका जो औसत खर्च है वो 2570 है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये आप निकाल लो। 25 चौक 100 यानी कि 10,000 तो ये हो गया, 7 चौक 28 यानी कि 280 हो गया, तो 10,280 रुपये का खर्चा तो 4 महीनों में हो गया। फिर अगले 3 माह के लिए 2490 रुपये का औसत खर्च है, तो 2490 का गुणा हम लोग करेंगे 3 में। तो मैं 2490 की जगह 2500 का गुणा करता हूँ, 25 या 7500, 7500, लेकिन 10 कम है तो 10 3 बार कम होंगे, 30 कम हो जाएंगे, 7500 में 30 कम है तो 7470 हो जाएगा, बस और क्या। ठीक है, फिर अगले लास्ट के जो 5 महीने हैं इनका औसत खर्च जो है वो 3030 रुपये है। ठीक है, 3030 का गुणा करेंगे, 3000 से 5 15,000 और 150, 15,150 हो जाएगा। ठीक है, यही है। तो ये टोटल खर्चा हो जाएगा 12 महीने का। कितना हो रहा है ये? जोड़ लो इसको, 15 ने 10 25,000, 25 ने 7 32,000, 32,000 200 400 600 ने 1 700, तो 32,700, 32,700 800, 800 ने 20 तो 800 900, तो 32,900 रुपये ये हो रहा है। यही हो रहा है। 0 0 0 8 7 15 5 5 लगा, 5 5 10 लगा, 1 3 ने 4 7 7 ने 1 8, 32,000, 7 ने 1 0 0 0 7 5 12 12, हाँ 20 लगा, 2 2 2 4 4 8 8 ने 1 9 का 9। ठीक है, 0 7 ने 5 12 का 2 लगा, 1 1 ने 1 2 ने 1 3। ठीक है, तो 12 महीनों का ये टोटल खर्चा है। अब अगर मैं 12 महीने के खर्च और बचत को जोड़ दूं, टोटल बचत को जोड़ दूं, तो मेरी टोटल आय आ जाएगी पूरे साल की, है ना, पूरी इनकम हो जाएगी। इनकम कितने हो जाएगी जब ये 5320 जो बचत है वो भी मैं इसमें जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो 0 2 9 3 12 2 से लगा, 1 5 2 7 ने 1 8, 38,220 रुपये टोटल उसकी आय है पूरे साल की। उसने मासिक आय पूछी है इसलिए वापस से भाग लगाना पड़ेगा 12 का, तो 12 से करेंगे, 12 तिया 36, 2 बचा, 12 एकम 12, 10 बचा, तो 12 12 तिया 36, 2 बचा, 12 एकम 12, फिर 10 बचा, 102, 12 8 96, फिर 6 बचा, 12 5 60, तो 3,185 रुपये उसकी औसत मासिक आय है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब बनेगा मेरे दोस्तों। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप लोग नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़ना ध्यान से। एक व्यक्ति औसतन रूप से प्रथम 4 माह 1800 रुपये प्रति माह खर्च करता है, अगले 8 माह जो है 2,000 रुपये प्रति माह खर्च करता है और पूरे वर्ष में 5,600 रुपये बचाता है, तो उसकी औसत मासिक आय आप ज्ञात करें, कितनी हो जाएगी? 2,000, 2,200, 2,400 या 2,600। अभी जो किया है वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा, आंसर लाइएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, चेक करना आप लोग, क्या आंसर आपका बन जाएगा। देखो बड़ा आसान है। जैसे उसने कहा प्रथम 4 माह का 18 है तो 18 चौक 7200, 7,200 तो ये हो गया। फिर अगले 8 माह का 2,000 8 दूनी 16,000 ये हो गया। तो अगर इनको जोड़े तो 16 ने 7 कितना हो रहा है, 16 4 20, 23,200 रुपये तो आपका खर्च हो गया। फिर बचत कितनी है? 5,600, ये बचत इसमें जोड़ देंगे तो खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो आय बन जाएगी। तो 23 ने 5 कितना होता है? 28 होता है, 28,800, सॉरी 28,000 कितना हो रहा है ये? 28,800 रुपये टोटल इनकम है 12 महीने की। तो एक महीने की कितनी होगी? 12 से भाग लगा, 12 दूनी 24, 4 बचा, 12 चौक 48, 2,400 रुपये। कितना आंसर आएगा? 2,400 रुपये उसकी औसत मासिक आय हो जाएगी। बड़ा ही आसान है, सिंपल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पर आप लोग नज़र डालना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, पढ़ेंगे ध्यान से, करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है?
एक विक्रेता अपने सामान पर क्रय मूल्य में से 30% अधिक अंकित करता है, परंतु नगद भुगतान पर 15% की छूट देता है। जब वह इसे नगद भुगतान पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? 10.5, 15, 9 या 8.5? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों का आंसर लाना है। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है मेरे दोस्तों? ठीक है, कोशिश कीजिएगा, आंसर लाइएगा सभी दोस्त। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है? ठीक, तो देखो बड़ा आसान है, सिंपल सा है कि अगर कोई 30% अधिक अंकित कर रहा है, 100 रुपए की चीज पे कितना अंकित करेगा? वो 130 करेगा। अब बोल रहे जब नगद खरीदा 15% की छूट देता है, तो इस पर 15% का आप डिस्काउंट दे दो, तो ये 130 का 10% 13, तो 5% 6.5 है ना, तो 13 और 6.5 है ना, 13 और 6.5 कितना? 18.5 हो गया। तो 130 में से 18.5 आप माइनस करें, 10 में से 5 गया 5, इधर 9 में से 8 गया तो 1, इधर 12 में से तो 111.5 है ना, यही होगा। ठीक है, इधर कितना था? 2 में से 1 गया तो 111.5, तो कितना लाभ हो रहा है? 11.5 का हो रहा है। क्या मैंने कुछ गलत कर लिया क्या? 12, 18 ही होएगा। रुको, 130 का 15% आप निकालें, 0 0 खत्म, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 13 39/2, 39/2 कितना होता है? 2 एकम 2, 1 बचा, 2 9 18। अच्छा, मैंने यहाँ पर 19.5 लेना है, तो 10.5% का लाभ होगा। कितना होगा? 10.5% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है क्या? इस तरीके से आप लोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा आप लोग सारे चैप्टर पढ़ना चाहें तो 799 में अभी मेंस का पूरा कोर्स अवेलेबल है। जिन दोस्तों को संविदा शिक्षक वर्ग 2 मेंस के लिए पढ़ना है, वो लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना, लेयर 3 एजुकेशन। उसके स्टोर ऑप्शन में अभी मेंस का कोर्स जो है वो 799 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लेना अगर आपको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे ध्यान से। लिखा है मेरे दोस्तों, एक दुकानदार को किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या अंकित करना चाहिए ताकि वह उस वस्तु जिसका किराए नहीं क्रय मूल्य 200 है पर 25% की छूट देने पर 35% का लाभ कमा सके। तो उसको क्या अंकित मूल्य रखना चाहिए? मतलब वो ये चाह रहा है कि कितना अंकित मूल्य रखें, कितना अंकित मूल्य रखे ताकि 200 रुपये क्रय मूल्य रहे तो फिर भी 35% का लाभ हो जब वो 25% की छूट दे। ठीक है, बोलो। ठीक है ना? चलो, ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं। बस ये 3 चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, और एक और जो अंकित मूल्य है वो क्या होता है। ठीक है, क्रय मूल्य वो जितने में दुकानदार खरीद के लाता है। जैसे उसने बोल रहा है कि क्रय मूल्य 200 रुपये है, मतलब दुकानदार के पास वो वस्तु कितने में है? 200 में है। अब वो ग्राहक को लाभ लेकर के बेचेगा ना, दुकानदार जो है वो 35% का लाभ चाहता है। तो आप खुद सोचो कि 200 रुपए की वस्तु है, उस पर 35% का लाभ अगर चाहिए तो 200 का 35% कितना होता है? 70। तो मैं कितने में बेचूंगा, या दुकानदार कितने में बेचेगा? 270 में बेचेगा। लेकिन 270 में कब बेचा था उसने? जब उसने 25% की छूट दी थी। 270 लगा मत देना आंसर, रुको, अभी 25% की छूट भी तो देना है। मतलब अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देने के बाद 270 में बेचा है। मतलब अगर अंकित मूल्य 100 रुपये रहा हो, 25 का डिस्काउंट दिया हो तो 75 में बेचा होगा। मतलब ये जो 270 है ये 75 के बराबर है, और अंकित मूल्य चाहिए तो 100 का गुणा करेंगे। ये आपको करना है। 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 नम 27, 9 9 चौक 36, 360। यानी कि अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए उसको? 360 रखना चाहिए, ताकि 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो दुकानदार कम से कम 35% का लाभ कमा ले। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? पढ़ो जरा, बहुत आसान है। तो किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। अर्धवृत्त का परिमाप आप सभी को पता है। वैसे कभी भी अर्धवृत्त का परिमाप आपसे पूछ ले तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जो कि होता है R × 36/7। ठीक है,
और वो परिमाप जो है वो 36 मीटर दे रखा है, तो r इंटू 36/7 बराबर क्या होगा, तो 36/7 इधर आ जाएगा, तो 7/36 हो जाएगा। 36 से 36 खत्म, त्रिज्या पूछ रहा है 7 मीटर, ठीक है। और ये कैसे आया, r इंटू 36/7, तो आपकी ये पूरी जो सर्कल होता है उसकी जो पेरीमीटर होता है 2πr होता है, इसको आधा करेंगे तो 2 से काट दो तो πr बनेगा। लेकिन πr किसका परिमाप बन रहा है, इसका। बंद आकृति करना है तो r प्लस r भी करना पड़ेगा, तो πr प्लस 2r, और इसको सोल्व करते हैं तो बनता है r इंटू 36/7, ठीक है। ये आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, पढ़ना ध्यान से करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, देखिएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा। किसी अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है, व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। 3 सही 3/11, 5 सही 6/11, 6 सही 6/11, 6 सही 2/11। अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो व्यास की लंबाई क्या होगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। कोशिश कीजिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, ठीक है। चेक करना है आपको, आंसर लाना है सभी दोस्तों, ठीक है। चलिए सॉल्व करना। तो देखो उसने बोला कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, अर्धवृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल जो है वो बराबर है, कोई बात नहीं। परिमाप क्या होता है, परिमाप इसका होता है r इंटू 36/7, जबकि क्षेत्रफल होता है πr²/2, है ना। ये होता है, ये परिमाप होता है, ये क्षेत्रफल होता है, दोनों बराबर है, ठीक है। रेडियस कुछ दी है, नहीं दी है, r ही है, ठीक है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब जैसे ये पाई को सोल्व करें, ये तो आपका r इंटू 36/7 रहेगा, साथ ही साथ ये 2 जो है ये इधर बटे में है तो इधर गुणे में आ जाएगा, तो 2 गुणा r कर लेंगे, कोई बात नहीं। पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, r² का मतलब होता है r इंटू आर, ठीक है। और ये 22/7 भी इधर ले चलो, कोई बात नहीं, तो 7/22 हो जाएगा, ठीक है ना। उधर केवल r इंटू आर बचेगा, और इस r में से भी ये r से r कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार कट जाएगा। 36/11 जो है वो आपकी रेडियस आ रही है, लेकिन आपसे रेडियस नहीं पूछी, आपसे व्यास पूछा है। व्यास मतलब इसका दुगना, तो 36 का दुगना, 36 दूना 72/11 है, ठीक है। तो 11 से करेंगे, 11 छंग 66, 66 के बाद 6 और बच रहा है, तो 6 सही 6/11 जो मीटर है वो इसका व्यास होगा। 6 सही 6/11 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 6 सही 6/11 मीटर। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, करने की कोशिश करना, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना सभी दोस्त। एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 169 सेंटीमीटर है, एक खंबे के सहारे खड़ा हुआ है, वह उसकी छाया 130 सेंटीमीटर मापता है, तो खंबे की लंबाई ज्ञात करें यदि उसकी छाया 420 सेंटीमीटर लंबी है। 550, 590, 323। पहला जो क्वेश्चन किया था, पहला दूसरा उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला दूसरा जो क्वेश्चन किया था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 550, 590, 323 या 500, तो ठीक है, बड़ा आसान है। उसने बोला कि देखो जिसकी लंबाई, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 169 है, ठीक है, उसकी छाया जो है खंबे के सहारे, उसकी छाया 130 सेंटीमीटर मापता है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर छाया 420 है तो ये कितनी रही होगी, तो इनमें रेशियो आपको बनाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर अगर ये 130 है, 169 है ना, ये है, तो यहाँ पर 169 और इसका 130 का रेशियो क्या बनेगा, 13 से 10 बार कटेगा, 13 से 13 बार, ठीक है। तो ये 13 और 10 का रेशियो है, बस 0 0 काट लो, 13 गुणा कर दो, 13 दूनी 26 का 6, अच्छा लगा 2, 13 चौक 52, 2 54, 546 है क्या कहीं, हाँ ये रहा। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब बनेगा। बस रेशियो से आप लोग कर सकते हैं, अनुपात अगर आप लगाएंगे तो आपका आंसर जो है वो बन जाएगा, कोई समस्या उसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आप लोग चलिएगा, करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पढ़ना ध्यान से, करने की कोशिश करना। दो संख्याओं का अनुपात 5-7 है, यदि दोनों में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो अनुपात 7-11 हो जाएगा, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। 5-7 जो संख्याएं हैं उनका अनुपात 2 के रेशो से 2, 6 कट रहा है, 12 कट रहा है, 18 भी कट रहा है, चलो ठीक है। तो इसको बेसिक से ही कर सकते हैं, जैसे वो जो संख्याएं हैं 5 7 को मान लेता हूँ 5x और 7x,
उनमें से 9 घटा रहे हैं तो इसमें 9 घटा दो, इसमें से भी 9 घटा दो। ऐसा करने पर रेशो 7-11 हो जाता है। कोई बात नहीं, 11 का इधर गुणा कर दो पूरे में, 11 पंजे 55x, 11 नम 99, 7 का इधर पूरे में गुणा कर दो, 7 7 49x माइनस 7 नम 63। ठीक है, और यहाँ अंतर अगर ले 49x इधर आए तो 50 6x अंतर है इनका, है ना। और ये माइनस का 99 उधर जाए, है ना, तो प्लस का 99 हो जाएगा। इनका अंतर कितना हो रहा है, 9 में से 3 गया 6, 9 में 36 आ रहा है। तो x बराबर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। x बराबर 6 है, इन दोनों में अंतर 2x का है, तो 6 दूनी 12 इसका जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने की रहा, पढ़ना ध्यान से, करने की कोशिश करना। दो संख्याओं का अनुपात 3-5 है। यदि दोनों में से 9 घटाया जाए तो उसका अनुपात 12-23 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या होगी। 3 से कटने वाली संख्याएं ये दोनों तो नहीं है ना, 27 या 33, है ना। तो अगर 3 नम 27 है तो 9 पंजे 45 है, 27 और 45 में से 9 घटाओ तो 18, और 45 में से 9 गया तो 36। 18 और 36 का अनुपात 12-23 बन रहा है, नहीं बन रहा है, 33 आंसर आएगा। हो सकता है, चलो चेक कर लेते हैं। बेसिक से कर लो भले। ये संख्या 3x है, दूसरी संख्या 5x है, प्रत्येक में से 9 घटा रहे, इसमें से भी 9, इसमें से भी 9। ऐसा करने पर 12-23 रेशो आ रहा है। इसको सोल्व कर लेना। 23 से करेंगे तो 23 दिया 69x, 23 इंटू 9 कितना होता है, 230 में से 23 कम कर लो, 230 में से 23 कम किया तो 207 आएगा क्या। होती है 27 का 7 लगा 2, उधर 18, हाँ 207। और इधर बराबर में 12 से करेंगे, 12 5 60x, 12 नम 108। ठीक है, इनमें अंतर कितना हो रहा है 9x का, इनमें अंतर कितना है 17 में से 8 गया तो 9, इधर 9 का 9 है ना, इधर 1 तो 99 आ रहा है। तो x बराबर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। छोटी संख्या क्या होगी, 11 33। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप पूरा, ये मैंने बेसिक से भी बता दिया है। बेसिक से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, है ना, जैसा आपको समझ में आए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़ना ध्यान से। लिखा हुआ है, एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक 5:2 के अनुपात में है। यदि 17 किलो 500 ग्राम धातु में 1.250 किलोग्राम जिंक और मिलाया जाए तो कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा, 2:1, 2:3, 3:2 या 1:2 क्या होगा। आप लोग बताइएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, चेक करना है सभी दोस्तों को, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चलो तो देखो बड़ा आसान है। वैसे तो आपको सबसे पहले, जैसे 17 किलो 500 ग्राम है तो इसको सबको ग्राम बदल दो, 17,500 ग्राम है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, कॉपर और जिंक, कॉपर भी है और जिंक भी है, जो कि 5:2 के अनुपात में है। तो 5:2 के अनुपात में अगर बांटना है तो 17,500 को 5:2 यानी कि 7, एक रेशो बराबर कितना होगा, 7 दूनी 14, 3 7 मुझे 2500 सॉरी 2500 इंटू 5 करेंगे तो 12,500 ये हो जाएगा, और 25 दूना 50 तो 5,000 ये हो जाएगा। ठीक है, ये 17,500 में ये दोनों इतने इतने हैं। अब क्या क्या मिला रहे हैं, तो 1.250 जो है जिंक मिला रहे हैं, ये वाला, तो सॉरी तो 1.250 को 1250 ग्राम लिख सकता हूँ। ये मिला दिया तो कितना हो जाएगा, 0, 5 का 5, 2 का 2, 6,250, और ये 12,500। इनका क्या रेशो है, तो 6,250 का डबल है ये, तो 2:1 का रेशो बन जाएगा इनमें, कॉपर और जिंक में। तो इसका सही जवाब जो बनेगा वो 2:1 बन जाएगा। क्लियर है क्या। ऐसे आप लोगों को करना है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। हाँ, इसके अलावा मैंने अगर आपको सारे चैप्टर पढ़ना है तो 799 में अभी मेंस का कोर्स चल रहा है, तो आप बिल्कुल लेयर 3 ऐप डाउनलोड करिएगा। उसके स्टोर ऑप्शन में आपको सारे चैप्टर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए गए हैं। जिन दोस्तों को पढ़ना है वो ये पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिएगा। इस ऐप के स्टोर ऑप्शन में आपको जो है पूरा कोर्स जो है वो मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ना, ठीक है, और आंसर करने की कोशिश करना। तो स्थान
आर और एस के बीच दूरी 42 किलोमीटर है। ठीक है, अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आर से एस की ओर चलना शुरू करती है और उसी समय रोमिता कुछ समान गति से, मतलब उसी गति से एस से आर की तरफ चलना शुरू करती है। तो वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। तो रोमिता की गति कितनी है? ठीक है, तो बताना आप, रोमिता की गति आपसे पूछी है। ठीक है, मतलब कुल मिला के 2 पॉइंट है आर और एस। ठीक है, आर और एस 2 पॉइंट है जो कि एक दूसरे से कितनी दूर है? 42 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इधर से कौन चल रहा है? अनीता चल रही है ना, और उधर से रोमिता चल रही है। जब एक दूसरे के सामने चलेगी तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक है, और समय जो होता है ना, या स्पीड जो होता है वो बराबर क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसकी अनीता की स्पीड तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन रोमिता की नहीं पता है, वो एक्स मान लेंगे। अब डिस्टेंस कितनी है? 42 किलोमीटर है। ठीक है, और समय कितना लगा उन दोनों को मिलने में? 6 घंटे बाद मिल गए, तो 6 घंटे समय है, तो 6 7 42, तो 7 आ रहा है। 4 तो ऑलरेडी स्पीड है, तो इसकी कितनी रखेगी? 7 हो जाए, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसका सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, सही जवाब। क्लियर है? ऐसे आप लोगों को करना है, इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलिए तो यहीं तक रखते हैं। आज 15 क्वेश्चन ही रखेंगे, थोड़ा समय कम है मेरे पास, इसलिए आगे क्लास है एक और, इसलिए पूरे 20 नहीं होंगे। कल की क्लास में हम लोग कर लेंगे बाकी क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन में से आप लोग बताइएगा कितने आप लोगों के जो है मार्क्स आ रहे हैं। बाकी कोर्स किसी को लेना हो तो सारे चैप्टर आप लोग पढ़ सकते हैं। लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर पूरा कोर्स अभी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।